हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित अपना अपना भाग्य कहानी की व्याख्या समझाऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ी होगी तो भी एग्जामिनर द्वारा बनाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 में कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजीब आदि। इस कहानी में 5 प्रमुख पात्र हैं। लेखक, लेखक का मित्र, एक पहाड़ी बालक और उस पहाड़ी बालक का दोस्त और वकील साहब। कहानी का उद्देश्य है बाल श्रम के दर्द को अभिव्यक्त करना और शोषण के कारण दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाना। और शीर्षक की सार्थकता, एक क्वेश्चन आता है तो सारा का सारा शीर्षक, सारी की सारी कहानी अपना अपना भाग्य के आसपास ही घूमती है, इसलिए कहानी का शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। पूरी कहानी की धुरी है अपना अपना भाग्य। बेटा, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। अपने शब्दों में मैंने इसको लिखा हुआ है और मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। कुछ लेखक के द्वारा लिखे गए, लेखक के द्वारा जो उस पहाड़ी बालक से कन्वर्सेशन हुआ उसको भी मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगा। लेखक नैनीताल घूमने के लिए गया था। बहुत कुछ निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के घूम चुकने के बाद लेखक की नजर एक बच्चे पर पड़ी और देखा कि कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूर्ति लेखक की तरफ आ रही है। मैंने समझा कि कोई होगा। 3-4 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर था, नंगे सिर था, एक मैली सी कमीज पहने हुए था। पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे थे, वो कहां जा रहा था उसे कुछ भी मालूम नहीं। पास में जो चुंगी की लालटेन जल रही थी उसकी प्रकाश में देखा तो पता चला कि 10-12 साल का कोई लड़का है। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सोनी और माथा अभी इसी 10-12 साल की उम्र में ही मानो झुर्रियां खा गया हो। वह हमें न देख पाया। वो जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, वह केवल अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे मित्र ने आवाज दी, ए। मेरे मित्र ने उसको देखा और आवाज दी, कहा ए। तो देखिए बेटा, लेखक ने ही जो लिखा है उसको मैं आपको सुनाता हूं और ध्यान से सुनिए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। इस कहानी का मर्मस्पर्शी बिंदु है ये। सूनी आंखें फाड़ दी मतलब उसको लगा कि मेरा तो दुनिया में कोई है नहीं और यहां मुझे बुलाने वाला कौन? यहां तो मुझे कोई बुलाने वाला नहीं है। तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ दी और आंखें फाड़ कर देखता रह गया। मित्र ने कहा, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहां सोएगा? यही कहीं। कल कहां सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहां? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर अपनी आंखों से बोलकर बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। आंखें मानो ये बोल रही हो कि कैसा मूर्ख प्रश्न है, जब मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं तो फिर इस तरह का प्रश्न क्यों? माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन है सो भाग आया।
वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था, मारता था, माँ रोती थी, सो भाग गया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वो अब नहीं है। देखिए कितना मार्मिक चित्रण, कहाँ गया, मर गया। बस जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हुई। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा मर गया? तो बहुत सामान्य तरीके से उसने बोल दिया, हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वो साथ चल दिया। लौटकर हम लोग वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। आप बात समझ रहे होंगे बेटा। इस तरह से लेखक से उसकी बात हो गई। इतना सुनकर लेखक उसे अपने वकील मित्र के पास ले गया, जिन्हें नौकर की आवश्यकता थी। वकील साहब होटल के कमरे में ठहरे थे। उनको नौकर के विषय में पूरा विश्वास दिलाया गया, किंतु उन्होंने इस बालक को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखा। इस बालक को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखा और बोला, अजी आप भी अजीब हैं, अरे गहरे को उठा लाए और उसको मैं नौकर रख लूं, आज रख लूं और कल सारा सामान लेकर चंपत हो जाए। ठंड बहुत थी, कोहरा पड़ रहा था। वो लड़का वहां से चला गया और कोहरे में विलीन हो गया। लेखक और उसका मित्र बिस्तर में जा घुसे। मित्र ने उस लड़के की नग्नता पर, लड़के के पास बहुत कम कम और बहुत कम कपड़े थे, कुछ दया दिखाई, किंतु लेखक ने यह कहकर कि यह दुनिया है, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, उनके प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की। यानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाया कि उस बच्चे की कुछ मदद हो जाती, और सो गए। उसके उपरांत वह लड़का, उसको बुलाया गया था कि दूसरे दिन यहां पर होटल में आना सुबह, वो लड़का नहीं आया। जब नैनीताल की यात्रा कर घर वापस लौट रहे थे तो अखबार में समाचार पढ़ा, गत रात एक पहाड़ी बालक ठंड के कारण मर गया और उसके शव पर हल्की सी बर्फ की चादर उसका कफन बनी हुई थी। इस पर लेखक ने इसके भाग्य को उत्तरदायी ठहराया और मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। लेखक कहता है, बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती और मुट्ठियों तथा पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने स्वयं ही उसके लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया हो। बेटा ये कहानी है, इससे संबंधित कुछ गद्यांश आ सकते हैं, उनको मैं बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये गद्यांश महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। दूसरा क्वेश्चन है, बस जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई। बेटा अगला गद्यांश हो सकता है, वकील साहब बोलते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर है। और अगला गद्यांश, बतलाने वालों ने बतलाया कि गरीब के मुंह पर, छाती और मुट्ठियों पर तथा पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। बेटा ये गद्यांश हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आप कहानी को ठीक से सुनेंगे तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा, आप आंसर देने में सफल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।